नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश में लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में जहां एक और विपक्षी गठबंधन को गांठने की जुगत के साथ ही आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अब की बार 400 पार और 51% वोट प्रतिशत भाजपा का मिशन है। ऐसे में 10% वोट बढ़ाने की दिशा में बीजेपी की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है। हर जगह बूथ समितियों को मजबूत करने का आह्वान किया जा रहा है। दरअसल 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसे पीएम मोदी को चुनौती को हराने के लिए वो सब करना पड़ रहा है जो उसे अब विपक्षी गठबंधन को जीत दिला सके। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा था कि अगर सब एक हो जाएं तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोदी ने विपक्ष की हर रणनीति को काट निकाली है और विपक्षी दलों की जाति जनगणना की काट मोदी की 4 जातियां यानी महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबी कांग्रेस की गारंटी की काट मोदी की गारंटी और नारा अब की बार 400 पार। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह संभव है? क्या मोदी है तो मुमकिन है? और सवाल यह भी क्या विपक्षी मोदी का विजय रथ रोक पाएगा या विपक्ष ये मोदी लगातार जो विजय रथ है उसे रोकने में सफल हो पाएगा? हम इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक खास रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं। अठारहवीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी नया रिकॉर्ड बनाने की फिराक में है। पीएम के चेहरे और केंद्रीय योजनाओं के दम पर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी और फिर आएगा मोदी जैसे नारों के साथ ही आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी ने एक और बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें 10% वोट बैंक और छोटे दलों पर फोकस किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट बढ़ाने में ताकत लगाएगी। पार्टी ने नए मतदाताओं के साथ ही फ्लोटिंग मतदाताओं को साधने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्लस्टर प्रभारियों को चुनाव का रोडमैप सौंपा है। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में विपक्षी दलों के ऐसे नेता जो अपने दल में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी से जोड़ना है, लेकिन शामिल करने से पहले कोई आश्वासन नहीं देना है। बताया गया है कि आगामी दिनों में यूपी में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्लस्टर वार प्रवास शुरू करेंगे। इनमें वे क्लस्टर की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही चुनावी बैठकें, शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम भी करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने मूल मतदाताओं को बरकरार रखने, आधार का विस्तार करने और नए मतदाता वर्ग को जोड़ने में सफल रही। यही वजह है कि 2014 में इसे 31% वोट और 282 सीटें मिली। 2019 में वोट शेयर बढ़कर 37% और लोकसभा सीटें 303 हो गईं। इस यात्रा में बीजेपी के मूल मतदाताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनकी विचारधारा के कारण पार्टी को वोट देते हैं। अब पार्टी 2024 के लिए 50% वोट शेयर का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। हम भारत की जनता से, आवाम से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। 2014 में बीजेपी का नारा था अब की बार मोदी सरकार। 2019 में मोदी है तो मुमकिन है और एक बार फिर मोदी सरकार। तो वहीं अब की बार 400 पार की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो वहीं विपक्षी एकता का राग अलाप रहे इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है, ये तय नहीं है। उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कांग्रेस जीत की संजीवनी तलाश रही है।
क्योंकि कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई करो या मरो जैसी होने वाली है। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन या कांग्रेस जिस तरह से मोदी को मात देने का सपना देख रहे हैं, क्या वे बीजेपी की रणनीति के आगे टिक पाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति स्पष्ट की है और 10% अपना वोट बैंक बढ़ाने की यहां पर रणनीति बनाई है, और साथ ही जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार गठबंधन को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। क्या कुछ इसको लेकर आगे तस्वीर दिखाई देगी, सियासी रूप से क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस मीडिया प्रभारी जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, और टीएमसी से फरीद खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सपा से स्टूडियो में मौजूद हैं यश भारती जी, सर बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी से नेत्री रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करूंगा सूर्यकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई है उसमें जिस तरीके से रणनीति पर फोकस किया गया है, 10% वोट बैंक आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही तमाम वर्गों पर फोकस किया जाएगा, और इसके अलावा विपक्ष जिस भूमिका में नजर आ रहा है, क्या कुछ आपको यहाँ से तस्वीर नजर आ रही है सूर्यकांत जी? देखिए राज साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनावी तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। तमाम राजनीतिक दल भी प्रारंभिक तौर पर देखें तो चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति बनती है और उस गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीटों का बंटवारा क्या होता है। यह देखने वाली सबसे बेहद अहम बात है इस पूरे मसले में। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो अपना लक्ष्य लेकर चल रही है, उसके लिए उसने जो सबसे दो उसकी प्रमुख रणनीति है, एक तो उनका पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना और बूथ में सबसे निचले स्तर तक पहुंचने का उनका जो प्रयास है। दूसरा, उन्होंने एक और नई योजना जो रणनीति बनाई है, वो है जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है या सरकारी योजनाओं के जो हितग्राही हैं, उन्हें पार्टी का प्रयास है कि वो उसे अपने साथ जोड़ें और अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा लें। तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों पर उनका पूरा फोकस बना हुआ है। तीसरा उनका जो रहने वाला है वो राम मंदिर मुद्दा बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मूड में है, जिस तरह के पूरे देश में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, वो भी उनका एक अहम मुद्दा रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है कि वो इस बार 51% नहीं तो कम से कम 50% तक आ जाए। लेकिन इस सब में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इंडिया गठबंधन के सदस्यों की, क्योंकि आप देखें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा का प्रभाव है, अगर आप दिल्ली में जाएं और पंजाब में जाएं तो आपका प्रभाव है, तमाम राज्यों में अपने अपने जो क्षेत्रीय दल हैं, टीएमसी का पश्चिम बंगाल में उनका अपना प्रभाव है। तो उनके साथ कांग्रेस की कैसे समझौता होता है सीटों को लेकर या क्या डीलिंग होती है सीटों को लेकर, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके लिए हमें और आपको लगता है सभी लोगों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा जब समझौते को लेकर एक तस्वीर सामने आएगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर चर्चा का विषय बनता है कि जिस तरीके से बीजेपी भी कहती है कि जो गठबंधन होने के दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग जो दल हैं वो अपने क्षेत्र में यहाँ पर प्रभावी हैं, ऐसे में बीजेपी कहती आई है कि जो गठबंधन एक बनाया जा रहा है वो लोकसभा चुनाव में उतना असरकारक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्र में अपना जो जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे, लोकसभा में इसका सीधा तौर पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे कैसे लगातार ये सवाल बना रहता है? सूर्यकांत जी मैं आपसे चाहूंगा इस पर थोड़ा और समझाएं इसको। नहीं, निश्चित रूप से बना रहता है। देखिए, एक आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला है तो वो सपा है। लेकिन वहां पर पिछली बार एक गठबंधन हुआ था जिसमें सपा भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी। चुनाव परिणाम क्या है सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि सपा अगर यूपी में प्रभावी है और दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो वो अपनी सीटें क्यों कम करेगा। अगर बिहार में जाएं तो वहाँ जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल है, वो अपने खाते के हिस्सेदारी क्यों कांग्रेस को देना चाहेगा और देगा भी तो वो अपनी शर्तों पर देगा। यानी सीट शेयरिंग को इसी फॉर्मूले पर नजर आएगी जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको जैसे लड़ती आ रही थी, लगभग वही तस्वीर नजर आएगी। निश्चित रूप से आप अगर पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो टीएमसी का वहाँ प्रभावी है। अब उसमें अगर टीएमसी अपनी सीटें देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन वो उसके बदले में कांग्रेस के प्रभाव वाले राज्यों में भी अपनी भागीदारी चाहेगी, क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहता है कि कम से कम उसका अपने इलाके में तो प्रभाव है लेकिन दूसरे इलाके में भी प्रभाव पड़े, और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए वो भी उसका भी प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहद अहम मामला है वो है
इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन दलों के बीच सीटों का समझौता कैसे होता है और कौन किसको कितनी सीटें देता है। और उसमें भी एक बेहद अहम बात यह है कि एक राजनीतिक दल के मतदाता अपने साथी राजनीतिक दल को, गठबंधन वाले राजनीतिक दल को अपने पक्ष के कितने मतदाताओं के मत दिला सकता है। क्योंकि इसका भी एक उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद जब मतदान हुआ और रिजल्ट आए तो उसमें देखा कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक ही गठबंधन के हिस्सा थे, तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन हुआ क्या, सपा के जो मतदाता थे वो थोड़े बहुत बसपा को मिले, लेकिन बसपा के समर्थक सपा के पक्ष में नहीं गए। निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है उसमें विपक्षी गठबंधन की क्या भूमिका रहने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और सबसे पहले मैं गजेंद्र यादव जी आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से आपकी बैठक हुई है, जो रणनीति आपने बनाई है, मैं चाहूंगा ये बताइए कैसे रणनीति सक्सेस होगी, सफल होगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इस बार महत्वपूर्ण भूमिका में है। तमाम दल हैं, उनकी अपनी एक रणनीति है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है और साथ ही अब जो सभी दल हैं, लगभग अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो तो फिलहाल माहौल कहीं की सकारात्मक नजर आ रहा है विपक्ष की ओर से। तो कैसे आप जो रणनीति बनाई है वो सफल होगा, उसको लेकर मैं चाहूंगा आप प्रतिक्रिया दें। गजेंद्र जी। सभी को नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर बेस पार्टी और भारत लगातार अपने बूथ शक्ति केंद्र, मंडल और संगठन पर विशेष ध्यान रखते हैं। ये कोई चुनावी कारण से इस प्रकार की बैठकें होना, ये ठीक है कि देश में चुनाव का माहौल है और हमारी बैठक रही इस प्रकार की चल रही है, तो पत्रकार बंधु या विपक्ष वो इस प्रकार से सोच सकता है कि ये बैठकें इलेक्शन ओरिएंटेड मीटिंग्स हैं, कि ऐसा नहीं। सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार अपने बूथ केंद्र पर ऊपर तक हमारे काम चलते हैं लगातार। रही बात जो ये इंडी गठबंधन है या गांधी जी की, गजेंद्र जी आपकी आवाज थोड़ी तकनीकी जो समस्या है, जो आप जहां पर बैठे हुए हैं आवाज थोड़ा शोर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर आपका फोन या कहीं सही जगह पर आप रख सकें उसे, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। गजेंद्र जी। जी बिल्कुल भी शोर नहीं है यहाँ से, कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी शायद, आप उसको चेक करिए। मैं बता रहा था कि राहुल गांधी जी की जो भारत तोड़ो यात्रा है वो केवल और केवल सभी राज्यों में जाकर और देश की सरकार के खिलाफ बिल्कुल गजेंद्र जी, देखिए उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जिस तरीके से आपने जो रणनीति बनाई है और खासकर जो अन्य दलों के नाराज नेताओं का जिक्र आपने किया, जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनमें उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा, ये कैसे सफल होगा? क्या अगर वो नाराज नेता पार्टी में आएंगे, बीजेपी में आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो आम कार्यकर्ता आपके हैं उनमें नाराजगी बढ़ सकती है? या कैसे आप इसको पूरा रणनीति के तहत आगे बढ़ाएंगे? गजेंद्र जी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, मेरे मित्र ने डिस्टर्ब किया था। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने रणनीति बनाई है, जो तमाम जो अन्य दलों के नाराज नेता हैं उनको आपने रणनीति के तहत बताया है कि उनको जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल आप करेंगे, तो ऐसे में जो आपके मूल कार्यकर्ता हैं क्या वो नाराज नहीं होंगे, या कैसे इस पूरी रणनीति को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विचार है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर विपक्ष की बहुत सारी पार्टियों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, राष्ट्रीय महामंत्री या क्षेत्र के सांसदों के पास मिलकर बहुत रिक्वेस्ट विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जाती है कि वो उनको भारतीय जनता पार्टी के जो विकसित भारत की सोच है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उस यात्रा में शामिल हो। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, इसमें देश के कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़ा परिवार है और लगातार सक्रिय है, तो निश्चित तौर पर आपकी तमाम बातें हैं। मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जो आपने तमाम बातें कही उस पर प्रतिक्रिया भी मैं लूंगा। जतिन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस अब और विपक्षी गठबंधन के साथ कहां इस फिलहाल खड़ी है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, वो अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने जा रहे हैं और साथ ही
जो आपके ही यानी अन्य दलों के जो नाराज नेता हैं वो भी जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो बीजेपी में शामिल करेंगे, ऐसी प्रक्रिया में वो आगे लाएंगे? तो क्या कुछ आपकी रणनीति है और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, कैसा आप सामना करेंगे? पहले तो नमस्कार सारे पैनलिस्टों को जी, मैं इसी बात बोलता हूं कि एक मोदी सब पे भारी, हाँ 56 इंच का सीना, लाल आंखें, हाँ 40 पार्टियों के साथ तो ऑलरेडी गठबंधन कर चुके हो। हाँ अब क्या जरूरत पड़ गई कि अब आपको फ्लोटिंग लीडर्स की दूसरी पार्टियों से लीडर की जरूरत पड़ गई? हाँ इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है भाजपाइयों के मुंह पे निराशा है कि 2024 का लक्ष्य जो इनको 400 पार का जो लक्ष्य देख रहे हैं, इनकी हार निश्चित है। ये निश्चित है। जब अब से वही मैं इंडिया कह रहा हूँ गठबंधन हुआ जतिन जी, है- लेकिन कैसे? मैं चाहूंगा कुछ एक फॉर्मूला आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी की बताता हूं सर रणनीति है, फॉर्मूला। कोई काट आपने उसकी ढूंढी हो? मैं बताता हूं सर फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है सर, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है 26 पार्टियों के साथ हमने गठबंधन किया है, 25 हाँ पार्टियों के साथ। हाँ भाजपा ऑलरेडी 40 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। हाँ। अली बाबा 40 चोर वाली कहानी तो ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ लेकिन जो अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करें, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, भाजपा का जो वोट प्रतिशत होता है वो 36 से 38% होता है। अगर आप 2019 के लोकसभा इलेक्शन को देख लीजिए तो उनका वोट प्रतिशत 37% आया। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद उनका वोट प्रतिशत 52% है। हाँ। आज के टाइम पे इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत 52% है। तो भाजपा को बहुत जरूरी है लड़ाई लड़ना। इसलिए 10% जो वोट प्रतिशत की बात हो रही है, आज का जो आपका टॉपिक है, कि वो बढ़ाने के लिए हाँ। उनको यही, लेकिन उनको जब यही ये चाह लड़ाई है। बीजेपी वर्सेस विपक्ष की होती है तब ये वोट प्रतिशत क्या कमाल दिखा पाएगा या फिर जमीन पर देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है या जो रणनीति उसने बनाई है, जब एक साथ लड़ाई होगी तब ये आपके जो तमाम आप कह रहे हैं कि वोट शेयर है आपका, जो 52% आपका वोट शेयर है गठबंधन का, वो काम आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा? देखिए आप एक वो तरफ कैसे आ 36 पाएगा, से मुझे जरा ये 38% बताइए। और उसका एक क्या तरफ फॉर्मूला 52% की लड़ाई है। तो आज इनको बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है हाँ। इनके चेहरे पे। आज इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये 10% और बढ़ाने की उपेक्षा कर रहे हैं कि कहीं तक तो पहुंचे लड़ाई में। अगर फर्स्ट में सेकंड नहीं आए तो कम से कम थर्ड तो ना है। हाँ। ये तो सेकंड की लड़ाई हो रही है इनकी। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन गजेंद्र जी क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से अब विपक्षी गठबंधन का जो वोट प्रतिशत है साझा तौर पर देखें तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दे सकता है, ये विपक्ष का फॉर्मूला है। आते हैं और जो साथी डिबेट में बात कर रहे हैं वो उसी की बात कर रहे हैं। आज विश्व में बड़े नेम के रूप में हैं और देश का एक एक नागरिक वो प्रधानमंत्री जी की विकास की योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर आज केवल और केवल नेताओं के रूप में वो अपना नेता प्रधानमंत्री जी को मानता है। हाँ। प्रधानमंत्री जी के जितने भी सामाजिक उदाहरण आप देख लीजिए। आज उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल स्वच्छता अभियान चलाना है, तो देश का कोई मंदिर ऐसा नहीं है उस मंदिर में, मस्जिद में, हाँ। चर्च में, मठ में, कहीं पर भी गुरुद्वारे में स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जा रहा हो। एक 5 साल के बच्चे से लेके 85 साल तक के हाँ। बुजुर्ग भी आज प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षर से पालन करके और आज उनकी बातें मानते हैं। आप इससे उदाहरण लगा सकते हैं कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की एक सुनामी है। ठीक है, आप बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा है आपका और बीजेपी की ओर से सभी जाहिर कोई भी राज्य हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है, आप इस बार भी वही कहीं की रणनीति अपनाएंगे। और साथ ही जो राम मंदिर का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आपका पूरा फोकस वही है और आपको भी उम्मीद है, जिस तरीके से माहौल भी दिखाई दे रहा है, कि यहीं से लहर बदलेगी। खैर, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और सीधा रीना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी लगातार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं और जो की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, इस पर कैसे आप आगे चुनौती के रूप में देख रहे हैं या कुछ आपके पास भी फॉर्मूला है, क्योंकि आप भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं? रीना जी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व और इंडिया गठबंधन में तय होगा उस हिसाब से सीटों का समीकरण उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी करेगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ बोल चुके हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, जैसा कि अभी गजेंद्र जी कह रहे थे, हाँ।
और भारतीय जनता पार्टी में मतलब मोदी जी भी बोलते हैं कि हमारे 4 वो हैं, युवा, महिला। तो युवा महिला में तो युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी दे दी है, जो 3.2% बेरोजगारी है देश की। महिलाओं में अत्याचार का अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन डाटा बढ़ता ही जा रहा है। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है तब से नित प्रतिदिन ये डाटा बढ़ा ही है महिला उत्पीड़न का, जिसमें कि आप आपका को क्या उतना उठा पाए, क्योंकि लगातार चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। देखिए जीतती आ रही है, वो चीज कैसे है वो सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन का चल ही रहा है अभी, तो वो आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता तो त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जनता त्रस्त है, आप विपक्ष में हैं, तो आपकी आवाज के जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई आपका सटीक फॉर्मूला ऐसा कि आप भाई कह सकते हैं कि 2024 में जो तस्वीर है वो अलग दिखने वाली है? बिल्कुल, हम लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता के लिए हम लोगों ने जो जो काम किया है वो हमारे मोदी सरकार ने चुरा लिए हैं सारे मुद्दे, तो वो कम से कम नकल कर रहे हैं, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत है, वो उतना नहीं कर पा रहे। तो महिला उत्पीड़न में आप देख लीजिए, जो ब्रजभूषण वाले कांड हुआ है या जो मणिपुर कांड हुआ है, उससे जनता परेशान है, वो लोकसभा में दिखाई देगा रिजल्ट आपको। आज जो भारत न्याय यात्रा चल रही है उसका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। जो केजरीवाल जी के शीर्ष नेतृत्वों को जेल में जबरिया डाला गया है और जिसके के लिए जो दिल्ली के घर घर जाके मत लिया जा रहा है, और सभी का यही, सभी रहवासियों का, दिल्ली की जनता का यही वो वोट आ रहा है कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जनता का और कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा, और जो कि लोकसभा की वोटिंग में दिखाई भी देगा। 52% है अगर इंडिया गठबंधन का वोट रेशियो, जैसा कि दिल्ली में भी दिख रहा है आपको। आप देखिए विधानसभा हो, 3 बार से बराबर आम आदमी पार्टी बहुमत से और अच्छी बहुमत से जीतती हुई आ रही है। एमसीडी इनकी 18 से 15 साल से थी, एमसीडी पर भी कब्जा कर लिया है। अब लोकसभा की बारी है, लोकसभा इनको दिल्ली में छिनती हुई दिख रही है, तो इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। तो इन्होंने संजय सिंह को आनंद फानंद में अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया जी को अंदर कर दिया। अब ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट से तो आगे ये है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तो इनकी बात मानेगा नहीं, वहां तो भाई जज हैं, वो डिसीजन देंगे। तो ये उस चक्कर में ना मनीष सिसोदिया को अंदर रख पा रहे हैं, ना सत्येंद्र जैन जी को अंदर रख पा रहे हैं, ना संजय सिंह को। अभी आप देख लीजिए, हमारे 3 राज्यसभा मेंबर बने, सदस्य बने हैं, निर्विरोध बने हैं और बहुत अच्छे से बने। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार आप दिल्ली में जीतते आ रहे हैं, अन्य दल हैं वो अपने क्षेत्रीय स्तर पर जीतते आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो लड़ाई लोकसभा में देखनी चाहिए उसका क्या कुछ फॉर्मूला है, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। लेकिन सीधा फरीद खान जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं, क्या कुछ आपकी रणनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति स्पष्ट है, क्या टीएमसी के भीतर अभी विचार चल रहे हैं लोकसभा को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है कि हम तो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता, बंगाल की जनता हमारी नेत्री ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि हम लोग कोई छलावे की राजनीति नहीं करते। हम लोग ना मंदिर की ना मंदिर की राजनीति करते हैं। हम लोग देश में जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिस तरह से देश में मोदी जी ने कहा था हम विकास की भी बात करेंगे, लेकिन आज 10 साल होने के बावजूद मोदी जी विकास की बात नहीं करके मंदिर की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ मंदिर के ऊपर जाकर हिंदू और मुस्लिम को अलग करके सिर्फ मंदिर पर डिपेंड होकर ये राजनीति और वोट की राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह को जीतने का सोच रहे हैं। मगर देश की जनता अब समझ चुकी है मोदी जी को कि मोदी जी देश में विकास की बात कीजिए, देश में कुछ अच्छा लाके करिए। आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी, आपने हाउसिंग की बात की थी, आपने हर इंसान की आय बढ़ाने की बात की थी, लेकिन जब जब वोट आता है आप 6 चीजें लेके चले आते हैं, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद। अब इससे आप दूर आइए। मगर देश की जनता जान चुकी है, खासतौर से बंगाल की जनता तो पूरी तरह से जान चुकी है कि इस छलावे में हमको नहीं आना है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, इनकी 18 सीटें थी, 18 से ये 8 के नीचे भी आ जाएंगे, और हो सकता है इनकी सीट इतनी भी नहीं आए, क्योंकि देश के लोग जान चुके हैं। और अगर इंडिया गठबंधन पूरा तन मन से लगा रहा तो ये 52 से क्या, ये 62 तक चला जाएगा। जतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोदी जी की घबराहट है, इसीलिए आज देखिए देश के प्रधानमंत्री 15 दिन के व्रत पर जो
देश के प्रधानमंत्री को देश की सेवा करना चाहिए, वो अभी देश का काम रुका हुआ है। सब लोग मंदिर में पूजा करने गए, पूजा करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, गिरजा जाना चाहिए, लेकिन ये जिन लोगों का काम है उन पर छोड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने घोषणा पत्रों में कहती आई थी, रामलला के लिए वो अपना एजेंडा स्पष्ट रखती आई थी कि वह अब ये भी कहीं की संयोग है कि बीजेपी के शासन काल में ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें वो खुलकर सामने है, अपनी विचारधारा पर स्पष्ट है। ठीक है, करिए आप, लेकिन जो काम धर्म के ठेकेदारों का है, धर्म के गुरुओं का है, ये काम उनको करने दीजिए। आप उनको नाराज करके बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है, ये काम किसको करना चाहिए? उनको करना चाहिए। अगर सारा का काम देश के प्रधानमंत्री ही करेगा, सारे मंत्री ही करेंगे, तो फिर ये हमारे धर्म गुरु किस काम के? तो इस चीजों को बांट लेना चाहिए। हमारा राजनीतिक लोगों का ये काम नहीं है कि हम जाके प्राण प्रतिष्ठा करें। तो ये चीजें हैं, ये इनकी घबराहट है, यही घबराहट बता रही है कि देश के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले। ठीक है, यश भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से सभी की अपने अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक फॉर्मूला जो मुझे समझना है आपसे, और जिस तरीके से आप तमाम दल हैं, आप क्षेत्रीय स्तर पर तो अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, आपकी एक फाइट दिखती है, लेकिन जब सामना मोदी फैक्टर से होगा, जब सामना बीजेपी से लोकसभा में होगा, तो उतनी लड़ाई क्यों वो तस्वीर नजर नहीं आ पाती है जो फिलहाल हम अलग अलग राज्यों के चुनावों में हमने देखा कि आपके गठबंधन का जिक्र भी हुआ, लेकिन वहां कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया। आपने कहा कि अलग अलग हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जरूर अब अगर आप लोकसभा में आ रहे हैं, तो क्या जनता को आप समझा पाएंगे कि हम राज्यों में अलग अलग हैं और यहाँ एक साथ आएंगे तो जनता आपकी बात से सहमत होगी? और जिस तरीके से क्षेत्रीय के स्तर की बात जो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में जो लड़ाई रहेगी, वो कितनी सफल होगी? क्या कुछ का आपकी रणनीति है, उसमें आपसे समझना चाहूंगा। यश जी। ऋषभ जी, रणनीति की बात तो बाद में करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब एक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ गई है कि कहीं किसी हादसा दुर्घटना में अगर मोदी जी को कुछ हो गया तो हमारे देश का और दुनिया का क्या होगा? क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कौन? मोदी जी। हमारे देश के सबसे ताकतवर नेता कौन? मोदी जी। चुनाव लड़ेंगे तो मोदी जी पे लड़ेंगे, हर काम मोदी जी पे करेंगे, तो मोदी जी नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। 140 करोड़ जनता में तो कोई योग्य व्यक्ति बचा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन सेट कर दिया है और अब इसी को मानना पड़ेगा। आप भी हमसे पूछ रहे हैं तो यही पूछ रहे हैं, मोदी से लड़ने की क्या योजना है? अरे अगर हमें मोदी से लड़ना है तो भाजपा को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, बीजेपी तो कहती है ना, बड़ा चेहरा उनका है, तो स्पष्ट वो है कि भाई मोदी फैक्टर काम कर रहा है, तो वो सामने रख रहे हैं। ऋषभ भाई, सवाल आपने मुझसे पूछा, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। मैं तो आप ही से सवाल कर रहा आखिरी में एक तरीके से मेरा काम तो विश्लेषण का रह गया। अब आखिरी में जितनी बात लोगों की सुनी मैंने, वो विश्लेषण बता रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे हैं हमारा ठीक है, आप करिए, लेकिन आप अपनी जो भूमिका है, हमारा जो बूथ मैनेजमेंट है, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा पन्ना प्रमुख है, ये सब किस काम के हैं? जब मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी का सब कुछ चल रहा है, तो जरूरत क्या है भाई? लाडली बहना योजना से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं लाडली बहना योजना का कोई बात नहीं थी। तो भाई योजना की बात, मोदी मैजिक ही था ना, मोदी की गारंटी थी। तो मोदी एक अकेले व्यक्ति हो जाए, सारी राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, चुनाव का खत्म कर देना चाहिए। एक ही योग्य व्यक्ति बचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमसे सवाल करते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अरे हम कहते हैं आप क्या, कौन बनेगा? इनकी तो हिम्मत ही नहीं है, मोदी के अलावा किसी का नाम बोल देंगे अभी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि तो नौकरी कर रहे हैं, 2 रुपए में इनको ट्वीट करना है और पता नहीं क्या क्या करने पे पन्ना प्रमुख और क्या क्या पैसा मिलता होगा। विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड ये बताते हैं कि विश्व की धनाढ्य। ठीक है, आपका विश्लेषण यश जी काफी बढ़िया है, लेकिन मैं चाहूंगा क्या काट क्या है? ठीक है, आप बात कह रहे हैं उसका, मैं आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूं भाई। आप ही तो पूछ रहे हैं ना क्या है, तो योजना हमारी इन्हीं सब चीजों से लड़ने की बनेगी। योजना हमारी इन्हीं सब चीजों से लड़ने की बनेगी। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना देंगे, क्या योजना है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना देंगे, जनता को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके बाद किसी को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच गया है। हमारे व्यक्ति से निवेदन करेंगे उस 2400 किलो का घंटा बजाइए और अपने सारे सुख दुख को पाइए। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और आप वोट डालने भी मत जाइएगा, केवल घंटा बजाइएगा। 2400 किलो का घंटा जो बजा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की जो नवीन सरकार बनी है, मोहन यादव जी 5 लाख लड्डू भेज रहे हैं। कोशिश कीजिए वो 5 लाख लड्डू में से मध्य प्रदेश की जनता को भी अयोध्या पहुंच करके कुछ लड्डू मिल जाए। बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर सुरक्षा मिल जाएगी। वही मोहन यादव जी के महाकाल दरबार में एक महिला, हमारी बहन, निवृत्त होकर के घूमती रहती है, उसको सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो ये सब चीजों से कब जनता को बाहर लाएंगे? तो ये योजना तो आपको और हमको, सबको भारतीय जनता पार्टी से पूछनी है। अब आप हमसे सवाल करेंगे, आप जनता के पास क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप 100 लीटर पेट्रोल डला करके संतुष्ट हैं? अगर 100 लीटर पेट्रोल के हिसाब से आपको वोट देने की बात आए, आप क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? आपके साथी
जो साथ में क्लास में पढ़ते रहते हो, उनको कितनों को रोजगार मिल गया है? क्या उस बेरोजगारी पे आप वोट देंगे? आपके घर में, आपके परिचितों में जो बीमार हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या उनको देखते हुए आप वोट देंगे? सड़क पर चलना जितना असुरक्षित हो गया है, जो पुलिसिंग है या जो असुरक्षित माहौल है, क्या उसको देखते हुए आप वोट देंगे? अगर आप वोट देंगे तो मैं तो आपके साथ खड़ा हो जाऊं और कहूंगा हाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और अगर आप नहीं देंगे, आप सही पत्रकारिता की बात करेंगे, ये आपसे मैं निजी बात नहीं कर रहा कि मैं सामान्य सभी, लेकिन देखिए, तो हम डिलीवर तो कर रहे हैं, लेकिन जो आंख में पट्टी बांधी जा रही है कि हम राम विरोधी हैं, हम धर्म विरोधी हैं, हम राष्ट्र विरोधी हैं, ये आंख में जो पट्टी बांधने का, जनता को जो धोखा देने का काम लेकिन कर वो रहे हैं, अपनी बात जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, जनता उससे सहमत हो रही है ना यश जी। अब आप ठीक है, आप लंबा भाषण देंगे, ठीक है, मैं तो वही सवाल कर रहा हूं, आप सहमत हैं क्या 100 रुपए पेट्रोल से? आप सहमत हैं क्या बेरोजगारी से? आप जनता से आप कनेक्शन जो है, अगर आप सहमत हैं तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, आप सहमत हैं, तो औरों को भी सहमत होना चाहिए। लेकिन सवाल जब ये उठता है, वोट मांगने की जब बात आती है, तब भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है प्रभु राम के नाम पे, तब जब भारतीय जनता वोट मांगती है पुलवामा अटैक पे, पुलवामा की सुरक्षा में बात नहीं करेगी, लेकिन पुलवामा हादसे पे वोट मांगेगी। ठीक है गजेंद्र जी, आपको एक रिएक्शन चाहूंगा। 1989 में जो सबसे पहले ताला और शिलान्यास करवाया था वो राजीव गांधी ने कराया था। आज ये हम कांग्रेसियों का सबसे फक्र से बोलते हैं कि रामलला जो आ रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, और आज जो उन्होंने भ्रम फैला रखा है बेरोजगारों को, युवाओं को, जय श्री राम के नारे लगा के, इनको तो, इन भक्तों को ये भी नहीं पता कि जैसे बिना राधा के कृष्ण नहीं है, वैसे सीता के राम नहीं। ऋषभ जी, मेरी बारी है ना, ये अपने जो मित्र बैठे हैं इनको कृपया बताना, बीच में टोके नहीं। मेरा एक सवाल है अपने मित्रों से, इनको मंदिर से इतनी नाराजगी क्यों है? कोई के पीछे हम शिक्षा महंगाई पे बात करेंगे, प्रभु राम के पीछे, और सरकार में प्रभु राम के लिए नहीं आए भैया, वोट मांगने में आप प्रभु राम की बात नहीं करते थे। आपका घोषणा पत्र में केवल प्रभु राम नहीं है। चलिए 22 जतन भाई, मंदिरों में राम की मूर्त लगी हुई है, क्या उसमें भगवान श्री राम नहीं है? ठीक है, देखिए आपसे भी मेरे सभी से यही अपील है, आपसे जो आप बातें कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जनता को वो समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए, जो बीजेपी राम मंदिर के नाम पर बोल रही है। आप जरूर कह रहे हैं कि वो सियासत के लिए कर रही है, लेकिन जनता से जो माहौल देखने को मिल रहा है, लोग सहमत नजर आ रहे हैं। आज जो रोजगार जो आज नौजवान रोजगार के लिए पीछे भाग रहा है, ये मंदिर क्यों बनाया जा रहा है कि जाके आप खुद ही अपने राम जी से पूछें कि हे भगवान मुझे रोजगार दीजिए, महिलाएं जाए, हे भगवान मुझे बलात्कार से बचाइए। आज इसीलिए ये मंदिर बनाया जा रहा है। आज मैं बताऊं आपको, जो प्रोपेगेंडा इन्होंने फैला रहे हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और जो इनके बौखलाहट देखिए, जो 4 वेद से जो आपके शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने क्या बोला कि जी रामनवमी वाले दिन आप इसका रामलला को बुलाइए, लेकिन वोट प्रतिशत पाने के चक्कर में, रामलला को लाने के चक्कर में इन्होंने 22 जनवरी तारीख चुनी। तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के साथी ने पूछा है कि हम लोग प्रभु राम के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं। 22 तारीख हो जाएगी ना, उसके बाद 23 को क्या करना है, 24 को क्या करना है, 25 को क्या करना है, 26 को तो क्या संविधान दिवस बनाना मजबूरी है इनकी, नहीं तो वो भी ना बनाए ये, उस दिन भी मनुस्मृति दिवस। तो 27, 28 उस दिन तारीखें बता दें क्या क्या करेंगे। एक दिन स्वास्थ्य के लिए चुन लें, एक दिन शिक्षा के लिए चुन लें, एक दिन रोजगार के लिए चुन लें, राम राज्य लाने के लिए एक दिन चुन लें। ठीक है, हमसे पूछे चले और कुछ तर्कों के जरिए चर्चा आगे बढ़े। गजेंद्र जी, कोई रिएक्शन आपका चाहूंगा जो तमाम सवाल विपक्ष कर रहा है। ऋषभ जी, मेरा फिर से वही सवाल है कि इनकी विपक्ष की ये नुमाइंदे बैठे हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं अलग अलग पार्टियों वो ये बात कर रहे हैं, आप घुमा फिरा की बात राम मंदिर पर ले आते हैं और कहीं ना कहीं पूरे जो तमाम मुद्दे हैं उनसे आप ऋषभ जी, राम मेरे मन में है, राम इनके मन में है, मन से रावण क्यों निकाले, राम उसके धड़कन में है। गजेंद्र जी, आप क्या बातें बोलते हैं, राम मंदिर पर चर्चा लेके आते हैं। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, बीजेपी राम मंदिर पर चर्चा ले आती है। मेरा आप ही का जो सवाल आपने किया था वो पूछ रहा हूँ मैं, जतन जी। इनके इसी प्रकार के तर्कों से देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो इसी प्रकार के जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रही है, सिर्फ 36% आपको वोट मिल रहा है। तो आप 36% की बात करिए, ये 140 करोड़ की जनता की बात मत कीजिए आप। उसमें बहुत से तो बच्चे भी हैं छोटे, वो वोटिंग डालते नहीं। तो आप जो है गजेंद्र जी, जो सारा श्रेय सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देना चाह रहे हैं,
वो जरा 500 गलत वर्ष फहमी अपनी दूर कर लीजिए आप। देखिए, राम मंदिर बार- जनता जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जा रही है। राम मंदिर वो अपनी श्रद्धा से जा रही है, राम के लिए जा रही है, ना कि भारतीय जा रहे हैं। जनता पार्टी के लिए। ये बात और है ठीक कि है रीना जी। आपके नेता जनता के अलग- लिए साधन बना रहे हैं और उनको जबरदस्ती उठा उठा के ले जा रहे हैं और क्रेडिट खुद ले रहे हैं। हाँ, गजेंद्र जी। मगर जनता जो जा रही है वो अपने मर्जी से, अपनी श्रद्धा से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जा रही है। मत चिल्लाइए, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। थी, आप जितने जीती मर्जी थी, गठबंधन बनाएं, जीती थी उसने। ये स्वप्न आपका बहुत जल्दी टूट जाएगा इस लोकसभा में। इस लोकसभा में आपको, जैसे आप कह रहे ठीक थे है। ना, गजेंद्र जी, एमसीडी आपने अपनी हमारी बात रखी है, 15 रीना साल जी, से आपने है, अपनी बात रखी है। एमसीडी में हम कुछ नहीं ठीक कर है। पाएंगे। हाँ, ठीक है आपने रीना जी। मेयर बनाने में भी बहुत हाँ। तोड़फोड़ करी, आपकी बारी आएगी, मैं बहुत आप पर आऊंगा, कोशिश फिर से करी, आप अपनी बातें मगर रखिए। आप नहीं कर हाँ, पाए। ठीक क्या है। हुआ आखिरकार? बनी ना ओबराय ठीक जी, नहीं है। बनी ना हाँ, आम आदमी ठीक है, पार्टी की चर्चा को मैं महिला आगे मेयर। बढ़ाऊंगा। सूर्यकांत जी, तो मैं आपके पास में आ आप रहा अपनी हूँ। वो एक जो ठीक है ये रीना सपना जी, देख रीना रहे जी, हैं आपने जिनका, अपनी ये बात भूल रखी है। जाइए। रीना जी, इस आपने बार अपनी बात लोकसभा रखी है। सीट हाँ। आपके हाथ से निकल रही हाँ। है और ये आप लोग भी जानते हैं। हाँ। तभी बुलडोजर चला रहे हैं झुग्गियों पर, हाँ। तभी वहां पे मकान रीना तोड़ने जी, के लिए बुलडोजर रीना चलाने जी, के आपकी बारी आएगी, मैं आदेश आपके कर पास दिए आऊंगा, गए मैं हैं। चाहूंगा तब आप बोलिए। मैं चर्चा को आगे ऋषभ बढ़ाऊंगा। जी, सूर्यकांत जी, मैं आपके आज पास में आ रहा मेघे से हूँ। हाँ, मणिपुर ठीक है चल जतिन जी, रहा मैं है, आपके पास में मणिपुर आऊंगा। चल रहा है और ये हाँ। राम राज्य की हाँ। बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी इनका बारी अपने आएगी। अंदर इनका काला दिल सूर्यकांत है। जी, जो पूरी बहस फिलहाल यहाँ तक आ गई है, देखिए राम मंदिर वाकई में एक बड़ा फैक्टर हो गया है। लगातार सभी दल कहते रहे कि कोई इस पर सियासत ना हो, लेकिन अब पूरा मामला सियासत पे आ गया है और राम मंदिर पर बिल्कुल सियासत इस पार उस पार की देखने को मिल रही है। क्या आप कुछ देखते हैं, क्या राम मंदिर के बाद लहर बदलेगी, या जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि जो विपक्ष है वो राम मंदिर से क्यों दूर भाग रहा है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, या फिर विपक्ष ये बताने में सक्षम रहेगा कि राम मंदिर सिर्फ सियासी विषय के लिए लाया गया है, बाद में भी राम मंदिर का निर्माण हो सकता था, उद्घाटन हो सकता था, क्यों 22 जनवरी को ही लाया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं, मैं चाहूंगा आप स्पष्टता पैदा करें। क्या कुछ फिलहाल इसको लेकर आप स्थिति देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख बिंदु रहा है, या जिस केंद्र में रही है, या जो उसकी नीति रही है, वो राम मंदिर के पक्ष में रही है। उन्होंने हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, 370 का मुद्दा उठाया। और यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के मामले जब सुलझे हैं, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है और लेना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसकी सरकार में जो भी अच्छे काम हो, या जो उसने वादे किए वो वादे पूरे होते हैं, तो उसका हर राजनीतिक दल क्रेडिट लेता है और उस क्रेडिट को बुनाने का प्रयास करता है। और तमाम राजनीतिक दलों का लक्ष्य एक ही होता है, किसी तरह सत्ता में आना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना रही है और उस मुद्दे को लेकर अपने गठन से लेकर आज तक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती आई है, तो निश्चित रूप से वो क्रेडिट लेगी, क्योंकि उसके कार्यकाल में वो चीज हो रही है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ने जो प्रमुख मुद्दे, चाहे 370 का हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर का हो, या अन्य जो मसले उठाए हैं, अगर वो पूरे किए हैं, तो उसको लेकर वो विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में उतरी है, हिंदी भाषी राज्यों में भी उतरी है। विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि विपक्ष जन भावनाओं को या तो समझता नहीं है या समझना नहीं चाहता है। दूसरा, वो कहता है, विपक्ष कहता है कि उन्होंने पट्टी बांध रखी। तो भैया, आप भी तो सक्रिय रहे, आप भी तो राजनेता हैं, आपको भी जनता के बीच अपनी बात उतनी प्रमुखता से और मुखरता से रखनी चाहिए कि जनता आपसे कनेक्ट करे और जनता आपके साथ खड़ी हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में विपक्ष कमजोर साबित हुआ है। अगर कमजोर साबित नहीं हुआ होता, तो अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो अगर सरकार बनती है, अब बिल्कुल देखिए, बहुत स्पष्ट है आपकी बात से कि जो भी है जनता से कनेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर राम मंदिर को लेकर बीजेपी आके आ रही है, तो जनता से कनेक्शन उसका बना हुआ है, जनता उनकी बात सुन रही है। आप अगर राम मंदिर को लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, तो आपसे मेरा यही सवाल रहा, तमाम जो दल रहे, कि वो कनेक्शन जनता के जरिए आपका हो और वो जनता तक आपकी बात पहुंचे, तो फिर जरूर इसका फायदा आपको मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन आप जनता से कनेक्शन वो नजर अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सूर्यकांत जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से गठबंधन हो या कांग्रेस हो, जो आरोप लगातार बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम तरीके से जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या ये कांग्रेस को आगे जीत दिलाएगा, या फिर कांग्रेस को अपना अलग से एजेंडा या विपक्ष को एजेंडा सेट करना पड़ेगा कि हम आरोप के अलावा क्या कुछ नया लाएंगे? क्या ये एक बदलाव के लिए एक सकारात्मक तौर से एक एजेंडा दिखाई देगा? इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, एक रणनीति बनानी होगी विपक्ष को, और एक उस लाइन खींचनी होगी, उस लाइन पर सारे लोगों को चलना होगा।
आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देख लें तो क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था विधानसभा चुनाव में? क्या मध्य प्रदेश में महंगाई नहीं थी? लेकिन मध्य प्रदेश में अगर सबसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है तो कांग्रेस ने 3.5 साल के कार्यकाल में, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछ ले कितने बड़े बड़े आंदोलन किए, कितने बड़े नेता जेल खाए गए, कितने प्रदेश व्यापी आंदोलन किए? नहीं किए ना। अगर आप आंदोलन खड़ा करते, जनता के बीच जाते तो जनता को लगता कि विपक्ष मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि महंगाई से हर आदमी को परेशानी होती है, भ्रष्टाचार से हर आदमी को परेशानी होती है, बेरोजगारी से भी दिक्कत होती है। तो आप जब इन जनता के मुद्दों को सड़क पर नहीं ले जाएंगे, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सूर्यकांत जी ठीक है, आपने तो जनता आपसे कनेक्ट कैसे होगी? सूर्यकांत जी आपने तमाम बातें कही, हालांकि ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अब विपक्ष कहता है कि हम जनता के बीच जाते हैं, तमाम पारंपरिक आरोप लगाता है कि मीडिया वो चीजें नहीं दिखाती है, जनता के बीच जो विपक्ष भूमिका निभा रहा है उसका असर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी ने तमाम एजेंसियों पर कब्जा कर रखा है। तो ये स्थिति कैसे लोगों के बीच बनी हुई? क्या कोई लोगों में कंफ्यूजन रहती है, या फिर विपक्ष की अलग एक कहें कि एक तरीका है सियासत आगे बढ़ाने का? मैं तो आप अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मैं सूर्यकांत जी सियासी में आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल सूर्यकांत जी से था। मेरा वही कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थी और उसे लग रहा था कि, और जनता भी मान के चल रही थी कि इस बार बेहद रोचक मुकाबला होने वाला है, लेकिन कांग्रेस, देखिए आप अगले चुनाव से पहले के 6 महीने को देख लीजिए आप, कांग्रेस ने कितने बड़े आंदोलन खड़े किए? क्या किए? जनता के बीच कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया, प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा किया क्या? सड़कों पर उतरे क्या? जनता के साथ खड़े दिखे क्या? जनता तो बदलाव अगर चाहती है तो उसे लगना भी तो चाहिए कि सामने वाला मेरे साथ खड़ा है। जब आप जनता को यह एहसास नहीं दिला पाएंगे तो फिर उसके परिणाम इसी तरह आएंगे, और परिणाम सबके सामने हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा मैं लगातार चर्चा भी कर रहा हूं कि आप तमाम बातें कर लें, तमाम लंबे लंबे भाषण आप दे लें, लेकिन जनता से आपका कनेक्शन अगर नहीं है, जो कि नहीं दिख रहा है, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कह रहा हूं, अगर वो कनेक्शन नहीं दिखता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। मैं जो तमाम चर्चा है, बीजेपी अगर तमाम मुद्दों को उठा रही है वो आपके नजरिए से सही भी नहीं है, अगर देश के लिए आप जो बताते हैं कि हित में नहीं है, लेकिन वो मुद्दे जनता से कनेक्शन में आ रहे हैं, जनता उनसे कनेक्ट कर रही है। यश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऋषभ जी, मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, और वरिष्ठ भी हैं, कि उन्होंने इस बात को कबूला कि जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है, महंगाई है देश के अंदर, ये भी उन्होंने बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सारी जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की पार्टियों की है, पत्रकारिता की तो कुछ है नहीं। अगर जनता कनेक्ट नहीं हो रही है तो बिल्कुल देखिए सर, वही मैं कह रहा हूं, आप देखिए मीडिया पर आप ठीक रिपोर्ट देते हैं, तो जवाब हमारा सुन लीजिए। मैं चाहूंगा स्पष्ट कीजिए आप जी। सवाल आपने किया ना, जवाब तो हमें देने दीजिए। आप जवाब भी आप चाहेंगे कि नहीं हम तो आप ही के लिए पत्रकारिता ही सब कुछ कर रही है, हाँ। तो सुन लीजिए ना, जनता को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की भी है। तो पत्रकारिता आपको प्लेटफॉर्म दे रही है सर, आप बोलने का मौका, आप समझाइए ना बात क्यों कर रहे हो दोस्त? नहीं मैं बोलने नहीं दे रहे हो, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप समझाइए ना अपनी बात को, मीडिया पर टिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? भारती जी ये बता दें कि आप मध्य प्रदेश में सपा ने इतना बड़ा आंदोलन कहां खड़ा किया, कहां बड़े बड़े आंदोलन खड़ा किए जैसे मीडिया ने? मैं चाहूंगा कोई गर्मागर्मी की बहस ना हो, पूरी बात ही बोल रहा हूं, लेकिन हमारे दोस्त ऋषभ और अब आप भी अगर मेरी बात को नहीं आने देंगे, आप बात कहिए, लेकिन आप बात को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाइए। सिलसिलेवारी तो और कैसे सिलसिला शुरू करूंगा? आप मीडिया पे सारी गलतियां जनता को कनेक्ट नहीं करने की। जो 4 स्तंभ है उसमें एक अदृश्य स्तंभ जो है, जो पत्रकारिता है, अगर जनता को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा महंगाई से, वो सरकार की खामियों को नहीं बता पा रहा, तो ये विपक्षी पार्टी के अलावा साथ साथ में मीडिया भी तो दोषी है। इस बात की स्वीकार्यता कौन रखेगा? दूसरी बात, हमारे सूर्यकांत जी कह रहे हैं बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, बहुत बड़ा कोई काम नहीं हुआ। मुझे सबसे पहले राजधानी भोपाल की बता दी, जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता है, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। गवर्नर साहब मिल कितने विपक्षियों से रहे, समय दे कितने को रहे, और भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटभैया नेता भी हो तो रोज फोटो खिंचा रहा है। आप बताइए ना, प्रामाणिक तौर पे बात कर रहा हूं, आप पत्रकारिता करते, कल छाप दीजिए, दिखाइए हिम्मत और जवाब उठाइए इस चीज का। दूसरी बात, स्थान चयनित करके रखे हुए हैं, कहां विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कितनी सीमित संख्याओं के साथ में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नजरबंद कर दिया जाता है। आप बताइए, मैं सीमित स्थान बता, 4 स्थान है, उसमें लाउड स्पीकर आप यहां बजाएंगे, यहां नहीं बजाएंगे, परमिशन इतने बजे देंगे, इतने बजे नहीं देंगे। सुन लीजिए ना, कब तक मजबूरी का रोना रोएंगे आप? कब तक जैसे पत्रकारिता रोना रो रही है वैसे ही विपक्ष रोना रो रहा है, जैसे पत्रकारिता रो रही है वैसे ही विपक्ष रो रहा है। जनता की आवाज जब तक नहीं उठाई जाएगी,
आप जाइए उस जनता से बात कीजिए जो अभी यहाँ से कुछ ही दूर पे जिला अस्पताल है राजधानी भोपाल का, वहां पे बैठी हुई है, रो रही है, इलाज नहीं हो रहा। जिला जब कलेक्टर जाता है तो 6 डॉक्टर गायब मिलते हैं, और अगले दिन फिर जाइए तो 6 की जगह 3 डॉक्टर गायब। चलिए ठीक है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपने तमाम बातें कह रही हैं, ठीक है, राजधानी है, समय की हमारे पास कमी रहेगी। गजेंद्र जी, आपसे मैं जिस तरीके से पूरा सवाल माहौल बना है कि तमाम जो सवाल हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम सवाल जो यश जी कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी आगे लोकसभा को लेकर, इसको लेकर रणनीति है? क्या कुछ देश को आप देने वाले हैं या सिर्फ राम मंदिर करने वाले हैं? ऋषभ जी, मुद्दा केवल एक है कि जितना भी विपक्ष है उससे जनता का भंग हुआ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देश की जनता वो उनके साथ में जुड़ना चाहती है, उनके साथ आगे जाना चाहती है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, केवल यही पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। जो राज्य हमने जीते उन राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे बने, उन चेहरों को देखकर भी देश में एक बड़ी लहर है कि इस पार्टी में 5 रुपए की सदस्यता वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा गजेंद्र जी, क्या मोहन यादव जी सामान्य व्यक्ति थे? उज्जैन प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, क्या 5 रुपए की पर्ची वाले मुख्यमंत्री है वो? ठीक है, गजेंद्र जी को अपनी बात मुख्यमंत्री का अपमान मत कीजिए, हम मध्य प्रदेश के मैं लोग आप पर लौटूंगा, यश जी आप पर लौटूंगा। मैं चाहूंगा चर्चा बिल्कुल सही तरीके से हो, बिल्कुल रुक ना हो, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हाँ गजेंद्र जी, जितना मर्जी गठबंधन करे, विपक्ष में केवल आप सरकार में रहते क्या करेंगे वो योजना बता दीजिए महानुभाव। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस में राजीव गांधी के पुत्र के पीछे पूरी कांग्रेस। गजेंद्र जी, मेरा सवाल आपने नहीं सुना। गजेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कौन कौन से वो लोकसभा चुनाव के पहले बात क्या रणनीति है, महंगाई को लेकर क्या करेंगे, बेरोजगारी को लेकर क्या करेंगे? गजेंद्र जी, अब क्या करेंगे? 10 साल हो गए हैं, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महिला जी, मैं आपके पास सब में किसी को अपनी बात रखने दीजिए, जो कुछ कहेंगे प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। बता रही हूँ लोकसभा में इसलिए रिजल्ट अच्छा आएगा विपक्ष का, क्योंकि इस बार आपस में वोट नहीं कटेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। लोग देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है क्या कुछ किसके तर्क हैं, वो लोग समझ रहे हैं। अपना नेतृत्व रखेंगे, इसीलिए वोट कटने का जो रेशियो है वो नगण्य हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात आपस में जो सुनिए। वोट रीना कटते जी, जनता के, रीना जी, सब लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको तर्क सभी के समझ आ रहे हैं, आपकी बात पहुंच रही है। एक एक करके सब पे आऊंगा मैं। गजेंद्र जी, जनता को ईमानदारी की राजनीति, देश की जनता को वादे पूरे करने की राजनीति, देश की जनता को 24/7 प्रधान सेवक बनकर काम करने की राजनीति, वो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया। आप ऋषभ जी पत्रकार हैं, आप इस बात से मना नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी घोषणा पत्र देती रही वर्षों से, आज उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे वो कश्मीर का वादा हो, चाहे राम मंदिर का वादा हो, वे उस तरह के सारे वादे आज के समय में मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे किए हैं। इसीलिए देश का एक एक नागरिक, एक एक वोटर जो भारत के प्रधानमंत्री जी के परिवारजन हैं, वे सब भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तो इनका जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है, आपने अपनी बात रखी है। समय हमारे पास कम है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जतिन जी, क्या कहिएगा? जी, 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, क्या ये राम राज्य है? 8,000 करोड़ का विमान तो ले लिया, अरे कम से कम प्रभु 5 मिनट के लिए हो आते मणिपुर। जो निवस्त्र औरतों को भगाया गया, वहां रेप किए गए, क्या मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया था उस टाइम? आज जो अन्याय काल 10 साल से चल रहा है ना, उसी न्याय यात्रा आज राहुल गांधी ना वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ना वो प्रधानमंत्री हैं, आज वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो छुप रहे हैं, लक्षद्वीप में जाके अपना फोटोशूट करा रहे हैं। जतिन जी, जिसकी ठीक है, देखिए तमाम आपकी जो बातें कह रहे हैं, जिम्मेदारी आपके नेताओं की बखूबी होती है, वो जनता के बीच जाते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाके कनेक्शन की हम बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, वो जो फॉर्मूला क्या आपका है, क्या आरक्षण को लेकर, माफ कीजिए, जो आपकी सीट शेयरिंग है उसको लेकर आपकी क्या कुछ स्थिति है, कैसे आप अपनी बात पहुंचाएंगे, कैसे जो आपके भाषण हैं, आपके तर्क हैं, वो वोटों में तब्दील होंगे, इन सब को लेकर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पर प्रकाश आप डालें, ताकि हमें समझ आए कि आपकी क्या रणनीति है और कैसे आप आगे चलने वाले हैं। देखिए, गठबंधन हमारा अपना एक है, इंडिया अलायंस हमारा है,
26 पार्टियों के साथ गठबंधन है। वोट शेयरिंग के ऊपर आपको मैंने तर्क बता दिया है। 52% हमारा वोट शेयरिंग है। भाजपा की नींद उखड़ी हुई है, उनको हार निश्चित तौर पे नजर आ रही है 2024 इलेक्शंस में। और जहां तक का सीट गठबंधन का, वो देखिए हर एक पार्टी का आपको जनवरी की लास्ट वीक तक आपको पूरी ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि कितनी सीटें किस दल को जा रही हैं और कितनी सीटें किस दल को जा रही हैं। ठीक है, फरीद खान जी आपके पास आ रहा हूँ। शिवजी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है इंडी गठबंधन के? देखिए हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हमारे 26 बंदे हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। फरीद खान जी, आपके अंदर तो काबिलियत ही नहीं है जो एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं। आप तो बताइए दूसरे बंदे का वो चेहरा। ठीक है जतिन जी। फरीद खान जी मैं तो गजेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये गठबंधन वालों से तो जरूर पूछ ले रहे हैं कि कौन उनका प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरह से गजेंद्र जी कह रहे थे कि इनके यहाँ तो एक साधारण कर्मी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो मैं बोलता हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री के नाम पे भी जिक्र कर लीजिए। बोलिए कोई नया आएगा। आप लोग तो जहाँ राज्य का इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां भी प्रधानमंत्री मोदी। फरीद खान जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल पर विशेष फोकस कर रही है। तमाम जो नेता है जो पिछली बार उन्होंने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, वो इस बार और बढ़ाने वाले हैं। इसको लेकर कैसे आप हर कोई प्रधानमंत्री के बनने के लायक थे, मगर आपके पास क्या है? सिर्फ एक मोदी, हर जगह मोदी की गारंटी। और जब वोट का नाम जब आता है, जब वोट की बात आती है, तो आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान याद आता है, मंदिर और मस्जिद याद आता है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान याद आता है। और आपके पास क्या है? फरीद खान जी ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, रोकिएगा कैसे? अभी टीएमसी कैसे रोकेगी? मोदी और तमाम जो नेता वहां पहुंचने वाले हैं। लोकसभा की तैयारी में विशेष फोकस बंगाल पर बीजेपी का रहेगा। बंगाल पे जितने भी इनके फोकस रहे 2021 के इलेक्शन में, ये लोग रोजाना डेली पैसेंजर बनकर आए थे और इन्होंने वादा किया था देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया था कि अब की बार 200 के पार। और इन्होंने कहा तो सच में था, लेकिन वही जनता ने हमको 200 के पार भिजवा दिया। 218 सीट देने का हमको काम किया और इनको वापस वहां पर भेज दिया। इस बार भी अगर इनकी 18 सीटें थी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं 18 की 18 सीटें भी अगर ये रिटेन कर ले तो मैं इनको सलाम करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार 42 की 42 सीटें लाने की क्षमता हमें है। और अगर गठबंधन पूरी तरह से अगर उन्होंने बोला कि आप ही पूरी सीटें लड़िए तो हम 42 की बिल्कुल आप गठबंधन में भी हैं और मुझे लगता है आपकी बात में कितना दम रहेगा जरूर हम देखेंगे, आपकी रणनीति को भी जानेंगे। रीना जी, आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं क्या? जो आप लगातार टीएमसी कह रही है या क्षेत्रीय दल मजबूत रहे हैं, अब चर्चा अंतिम पायदान पर है, तो कैसे वो रणनीति आपकी रहेगी कम से कम दिल्ली में, जो कम से कम बीजेपी को रोक पाए? दिल्ली में तो देखिए आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता के हित में काम किया है। काम की राजनीति करती है वो और काम के ही बल पर वोट मांगती है। तो आम आदमी पार्टी आज जो 3 बार से विधानसभा में है तो काम के बल पर है। एमसीडी में भी आई तो अपने काम के ही दम पर आई है। अब की लोकसभा में भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, ये गारंटी है वहां के जनता ने दी है अरविंद केजरीवाल जी को कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने समझ में आ गया उनको कि वहां दिल्ली में जितनी भी अव्यवस्थाएं फैला रही है, अशांति फैला रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो चीज हो रही है कि गठबंधन अभी तक हम लोग सब अलग अलग लड़ते थे तो क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिलता था उसका मुख्य वो वजह यही थी कि हम लोग आपस में एक दूसरे की जनता जो थी वोट इधर उधर बढ़ गया और वोट शेयर कट जाता था। बट इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो नींद उड़ी हुई है उसका बेसिक रीजन यही है कि इंडिया गठबंधन हो गया है। तो जहां टीएमसी का वोट रेशियो वो वहां उसको विजयी होगा, जहां आम आदमी पार्टी के लोग पसंद करते हैं वहां आम आदमी पार्टी विजयी होगी, जहां कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं वहां कांग्रेस, जहां सपा को पसंद कर रहे हैं वहां सपा की विजय। तो इस विजय पे सेंध भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं मार पाएगी। कम शब्दों में आपसे चाह रहा हूँ क्या कुछ निचोड़ विपक्ष के तमाम जो एक रणनीति है वो नजर आ बढ़ा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है कि उनके मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में साहब आपके केंद्रीय मंत्री का उसमें हाथ है, गृह मंत्री का हाथ है उसमें, मनीष सिसोदिया जी को। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाहर कर दिया, जमानत दे दी है। गजेंद्र जी जानकारी लेके आया करिए, रोकना पड़ेगा। बिना जानकारी के मत आ जाया करिए। मनीष शामिल हुए
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। तो जनता मांगे जवाब में आज का जो चर्चा का विषय था, तमाम विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने मुद्दों को लेकर मुखर है और उसी सिलसिलेवार रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आगे देखना महत्वपूर्ण होगा किसकी रणनीति कितनी आगे काम आएगी। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।